स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लीली लक्ष्मणगढ़ बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमारा फर्स्ट अध्याय चल रहा है, भौतिक भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र एवं उद्देश्य। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था भूगोल का परिचय, भूगोल की परिभाषाएं और भूगोल का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भूगोल की शाखाएं। ठीक है, तो देखिए भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, तो अपन भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल किताब का अध्ययन कर रहे हैं, तो अपन भौतिक भूगोल से संबंधित, ठीक है, भौतिक भूगोल से संबंधित विषयों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल होता क्या है? भौतिक का अर्थ है, भौतिक भूगोल का अर्थ है कि जो पृथ्वी पर, धरातल पर, ठीक है, जो भी प्राकृतिक विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं वो सभी क्या हैं, भौतिक भूगोल हैं, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान हैं, ठीक है, जल मंडल है, ठीक है, जिसके अंतर्गत समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, ठीक है, जलवायु से संबंधित, ठीक है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवनें, ठीक है, समुद्री जीव जंतु, ठीक है, और जीव जंतु, इन सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार भूगोलवेत्ताओं ने भौतिक भूगोल को परिभाषित किया है? तो देखिए भौतिक भूगोल की परिभाषाओं के अंतर्गत आर्थर होम्स, भूगोलवेत्ता हैं आर्थर होम्स, उन्होंने भौतिक भूगोल को परिभाषित किया। उनके अनुसार बताया गया, आर्थर होम्स के अनुसार, कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। ठीक है, भौतिक वातावरण का अध्ययन ही क्या है, भौतिक भूगोल है। ठीक है, अर्थात भौतिक वातावरण, पृथ्वी पर, धरातल पर जो भी प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती है उनका अध्ययन ही क्या है, भौतिक भूगोल है। ठीक है, वो किसने कहा है, आर्थर होम्स के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट भूगोलवेत्ता हैं टार व वान एंजिल के अनुसार, भूगोलवेत्ता हैं टार व वान एंजिल के अनुसार किस प्रकार भौतिक भूगोल को परिभाषित किया है? उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार पृथ्वी के भौतिक लक्षणों, ठीक है, पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। पृथ्वी के भौतिक लक्षणों, ठीक है, अर्थात पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि दिन का होना, रात्रि का होना, ठीक है, वर्षा का आना, फसलों की पैदावार करना। तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके फलस्वरूप चलती रहती हैं, प्राकृतिक विशेषताओं के कारण होती रहती हैं। जैसे दिन निकलता है, सुबह होता है, हम अपनी दिनचर्या क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। रात्रि होती है, हम अपनी दिनचर्या के अनुसार क्या करने लग जाते हैं, सोने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप ही अपने आप को, स्वयं को हम क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि पृथ्वी के भौतिक लक्षणों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक लक्षणों और उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन, ठीक है, भौतिक भूगोल है। ठीक है, तो भौतिक विशेषताओं के अनुरूप ही मानव स्वयं अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है, उसी के अनुरूप चलता है, उसे ही क्या कहा गया है, भौतिक भूगोल कहा गया है। कि ये किसने कहा है, टार व वान एंजिल के अनुसार। ठीक है, स्ट्राहलर के अनुसार, स्ट्राहलर के अनुसार भौतिक भूगोल को परिभाषित किया है। उनके अनुसार बताया गया कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से अनेक विद्वानों का अध्ययन, ठीक है, भौतिक भूगोल है वो सामान्य रूप से अनेक विद्वानों, अनेक विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है, ठीक है, जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल सामान्य रूप से अनेक विज्ञानों का अध्ययन है। भौतिक भूगोल में विभिन्न विषय समाहित होती हैं। ठीक है, जैसे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, एक अलग से अपनी जलवायु वाली भूगोल आएगी, एक अलग से अपनी कृषि भूगोल आएगी, ठीक है, एक अपनी प्राकृतिक भूगोल आएगी। तो ये सारी
अनेक किताबें इसमें भूगोल में क्या होती हैं, समाहित होती हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, मानव पर पड़ता है। ठीक है, कि जैसे अपन पढ़ रहे हैं जलवायु वाली भूगोल के अंतर्गत, जिसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, मानव पर पड़ेगा। ठीक है, अर्थात किसी क्षेत्र पर तापमान अधिक है तो तापमान अधिक है, और किसी क्षेत्र पर वर्षा की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, इसी प्रकार कहीं पर समानुकूल जलवायु पाई जाती है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, मानव पर पड़ता है, जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रभाव डालते हैं। तो ये किसके अनुसार कहा गया है, स्ट्राहलर के अनुसार। ठीक है, तो ये भौतिक भूगोल की परिभाषाएं थी आर्थर होम्स के अनुसार, टार्वे वान एंजिल के अनुसार और स्ट्राहलर के अनुसार, जिन्होंने अपने अनुसार भौतिक भूगोल को परिभाषित किया है। अब देखते हैं हम भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल के विभाग। ठीक है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, भौतिक भूगोल में का विषय क्षेत्र के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, अर्थात पृथ्वी के धरातल पर ऊपरी वाले भाग पर, ठीक है, अर्थात पृथ्वी के स्थल रूपों का विवरण दिया जाता है। इसमें पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान है, महाद्वीप, महासागर है, इन सभी स्थल रूपों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो होती है हमारी भू आकृति विज्ञान, जिसमें पृथ्वी के स्थल रूपों का विवरण दिया जाता है, जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, पर्वतों का, ठीक है, पठारों का, मैदानी क्षेत्रों का, महाद्वीप क्षेत्रों का, महासागरीय क्षेत्रों का, इन सभी का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की प्रमुख विषय क्षेत्र, पहला विषय क्षेत्र था हमारा भू आकृति विज्ञान। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है खगोलीय विज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें हम सौर मंडल से संबंधित, ठीक है, सौर मंडल से संबंधित सभी ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सारे ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी का अध्ययन, ठीक है, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत सीधा सा पॉइंट बनता है कि इसमें सौर मंडल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, खगोलीय भूगोल में तारामंडल है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के सौर संबंधों का सभी का अध्ययन सौर मंडल, ठीक है, खगोलीय विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इसमें सौर मंडल से संबंधित सभी विशेषताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है हमारा खगोलीय विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जलवायु से संबंधित विशेषताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अर्थात दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, और अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, जो कुछ ही क्षणों में बदलता रहता है, वो मौसम कहलाता है, और जो लंबी अवधि तक रहता है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। तो इसके अंतर्गत
जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु के जो तत्व है, तापमान, ठीक है, वायु दाब, आर्द्रता, पवनें, वर्षा, ठीक है, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो होती है हमारी जलवायु विज्ञान, ठीक है। अर्थात जलवायु से संबंधित विभिन्न तत्वों का क्या करना, अध्ययन करना, जलवायु विज्ञान कहलाती है, ठीक है। बहुत ही भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा भूगोल, ठीक है। तो देखिए धरातल पर विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, अर्थात पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण है वो मृदा कहलाती है। और मृदा भी विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे लवणीय मृदा है, काली मृदा है, रेतीली मृदा है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की मृदाएं होती हैं, इसके प्रकार हैं, ठीक है। और मृदा को अपर्दन करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। मृदा के कारक, संरक्षण, मृदा की उत्पत्ति, ये सभी मृदा भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। मृदा को अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए, जैसे कि नदियों का बहता हुआ जल होता है, वर्षा जल है, ठीक है, तीव्र गति से बहने वाली पवनें हैं, तो ये सभी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। और मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो नदियाँ अपने साथ बहा करके विभिन्न प्रकार के अवसादों को लाते हैं और समुद्र में गिरने से पहले उन अवसादों को क्या कर देती है, छोड़ देते हैं। तो एक नवीन मृदा, उपजाऊ मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो इस प्रकार मृदाओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर हवा के माध्यम से मिट्टी है उड़कर चली जाती है, दूसरे क्षेत्र पर जम जाती है, तो वहाँ पर मृदा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार मृदाओं की उत्पत्ति होती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो इन सभी के द्वारा भी मृदाओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, अक्षय अपर्दन के फलस्वरूप, ठीक है। और मृदा का संरक्षण करना महत्वपूर्ण कारक है। यदि मृदा पर हम लगातार खाद बीज रसायनों का प्रयोग करते जाएंगे तो उसके पोषक तत्वों को धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे, ठीक है। यदि हम लगातार कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पोषक तत्व धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसके संरक्षण के लिए इसे 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए प्रति भूमि के रूप में छोड़ दिया जाए, ठीक है, बंजर भूमि के रूप में छोड़ दिया जाए। उसके पश्चात इसकी उड़ाई जुताई गुड़ाई की जाए, ठीक है, वर्षा के आधार पर। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन मृदा भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मृदा का संरक्षण करना भी अनिवार्य है, ठीक है। फसलों की पैदावार करने के लिए, छोटे जीव जंतुओं की रक्षा के लिए मृदा का संरक्षण होना अनिवार्य है, क्योंकि वनस्पति का प्रमुख कारण क्या होता है, मृदा होती है, ठीक है। यदि मृदा में पोषक तत्व अच्छे हैं, ठीक है, तो वनस्पति अधिक उत्पन्न होगी, फसलें अधिक पैदावार होगी, ठीक है। और वनस्पति पेड़ पौधे जो जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए आवास होते हैं, उनकी क्या होगी, अधिक उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार ये हमारा मृदा भूगोल है, जो मृदा अपर्दन, मृदा के कारक, संरक्षण, मृदा की उत्पत्ति, इन सभी का अध्ययन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समुद्र विज्ञान। जो समुद्र विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम सागरीय निक्षेप, जलधाराएं, ज्वार भाटा, लहरें, जलीय जीव जंतु, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समुद्र में उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरें, ज्वार भाटा आते हैं, पानी का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। और समुद्र में, ठीक है, समुद्री निक्षेप, कोई भाग समुद्र का ऊंचा होता है तो कोई भाग नीचा पाया जाता है। जिस प्रकार हमारे धरातल पर ऊपर पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं, उसी प्रकार समुद्र में भी नीचे पर्वत पठार मैदानी क्षेत्र पाए जाते, समुद्र के नीचे भी पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी का निर्माण कैसे होता है कि समुद्र में भी पर्वत पठार मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, ज्वालामुखी विस्फोटों के फलस्वरूप, भूकंपीय लहरों के फलस्वरूप, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसके साथ में जो लावा आएगा वो धीरे धीरे समुद्र क्षेत्रों पर जमने लग जाता है अंदर इधर, जिसके फलस्वरूप एक पर्वत श्रृंखला का समुद्र में क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो कहीं पर समुद्र का ऊंचा वाला भाग है तो कहीं पर नीचा वाला क्षेत्र पाया जाता है, समुद्री निक्षेप होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार समुद्र में जलधाराएँ आती हैं, ज्वार भाटा आता है, लहरें, जलीय जीव जंतु, समुद्र में विभिन्न प्रकार के असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इन सभी का अध्ययन समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भूगणितीय भूगोल, ठीक है।
भूगणितीय भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के रूप, आकार, भार, घनत्व, अक्षांश, देशांतर इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि पृथ्वी का भूगणितीय भूगोल अर्थात भूमि के गणितीय भूगोल का अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी है इसका घनत्व कितना है, ठीक है, इसका भार कितना है और इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, भूमि का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जो समय का ज्ञान प्राप्त होता है हमें, उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, भूगणितीय भूगोल में किया जाता है कि पृथ्वी का जो आकार है, भार है, घनत्व है, अक्षांश, देशांतर हैं, ये सभी भूगणितीय भूगोल इसका अध्ययन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है भूभौतिकी। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, भूकंपीय लहरें, पृथ्वी की गति भूभौतिकी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करना के पृथ्वी के नीचे विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, जैसे कि आग्नेय अवसादी कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इनका घनत्व कितना है। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर वाला भूपर्पटीय है, आंतरिक क्रोड है। ठीक है, तो नीचे वाला है स्थल है, आंतरिक क्रोड है। ठीक है, और मेंटल है, तो इन मेंटल से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है, वहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, लावा पाया जाता है, तो लगातार वहाँ पर तापमान में वृद्धि होती जाती है, जिसके फलस्वरूप ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और लावा क्या आता है, बाहर आता है। तो ये सभी विशेषताओं की जानकारी हम किस में करते हैं, भूभौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है, और कहाँ से भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती हैं, कहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की गति कहाँ से कहाँ, तो पृथ्वी है जो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, पृथ्वी कहाँ से कहाँ घूमती है, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, भूभौतिकी भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है, तो इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, भूभौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। जैव भूगोल के अंतर्गत जंतुओं का भौगोलिक विश्लेषण, इनके संरक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर धरातल पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो अभी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर जा रहे हैं, जैसे जैसे मानव अपनी तकनीकी ज्ञान के फलस्वरूप, ठीक है, जो जीव जंतु उनको समाप्त करता जा रहा है, तो इसके फलस्वरूप जीव जंतु धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, सतत पोषणीय विकास के लिए उनका संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे जो उनकी प्रजातियां वो बच सकें। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, जैव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात जीव जंतु का संरक्षण करना, उनका विश्लेषण करना, ठीक है, इन सभी का अध्ययन जैव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र था, इसके विभाग थे, जिसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल, समुद्र विज्ञान, भूगणितीय भूगोल, भूभौतिकी, ठीक है, जैव भूगोल। ठीक है, आज का वीडियो आप यही समाप्त होता है। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।